आपके हाथ किसी का दिल फिर से धड़का सकते हैं। ये हाथ, आपका ये एल्बो और आपका ये शोल्डर एक पूरा एक लाइन में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। आपको 2 ब्रेथ देना है और छाती फूल रही है क्या नहीं देखना है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? उठो, इधर छाती पर रखकर उसको CPR शुरू करिए। 1 2 3 4। नमस्कार दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, CPR, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग स्किल है, जिसके बारे में बताएंगे पुणे के 2 बहुत ही जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर भक्ति सारंगी एंड डॉक्टर सागर लाड। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो भारत के बाल रोग विशेषज्ञों की एक एसोसिएशन है, और उसकी पुणे ब्रांच ने ये पॉडकास्ट का आयोजन किया है। और CPR के बारे में आम पब्लिक या आम जनता को इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये पॉडकास्ट का आयोजन किया गया है। और चलो देखते हैं। डॉक्टर भक्ति, क्या आप बता सकते हैं क्या होता है ये CPR और किसको जरूरत पड़ती है इसकी? CPR एक ऐसी लाइफ सेविंग तकनीक है जिसकी जरूरत किसी को भी पड़ सकती हो, चाहे वो अडल्ट हो, बच्चा हो, इन्फेंट हो। ये तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें जैसे किसी का दिल धड़कना अगर बंद हो जाए या सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो उसे मदद कर सकते हैं कि उसके शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का संचार जारी रहे जब तक कि हमें इमरजेंसी सर्विसेज आके मदद ना करें। और इसकी जरूरत कहीं भी किसी भी जगह पर किसी को भी पड़ सकती है, इसीलिए हम सबको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। CPR तो बाहर देते हैं, तो फिर ये कैसे काम करता है? जब हम CPR देते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस या छाती को दबाकर हम कार्डियक मसाज जो दे रहे हैं, उससे हम हार्ट की पंपिंग शुरू करते हैं। उसी के साथ जब हम किसी को रेस्क्यू ब्रेथ्स या सांस देते हैं तो उनके ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में बढ़ती है। तो इन कंप्रेशंस के साथ जब हम छाती दबाते हैं तो हार्ट के पंपिंग से ऑक्सीजन और ब्लड सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और हार्ट खुद और बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इससे हम हार्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या हम थोड़ा कीमती समय अपने पास रख रहे हैं जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज आकर उसे एडवांस्ड केयर दे सके और उस व्यक्ति की जान बच सके। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ हाथ और सांस देने से हम थोड़ा समय तक वो आदमी को जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर सागर, हमने हमेशा ऐसे सोचा है और आम जनता हमेशा ऐसे सोचती है कि CPR तो हॉस्पिटल में लगता है, डॉक्टर्स देते हैं, नर्सेस देते हैं। आम पब्लिक या आम जनता या आम इंसान को इसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? ये जनरली कभी भी ये इंसिडेंस हो सकता है, और जो अवेलेबल पर्सन है वो आम पर्सन ही रहता है। हमेशा डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, और आम पर्सन ने अगर ये सीख लिया तो हजारों की जानें बच सकती है। और ये बहुत इजी टेक्निक है, और इसके कारण अगर आपने अच्छी तरह सीख लिया तो बच्चों का और लोगों का लाइफ सरवाइव हो सकता है। और ये जितना आप जल्दी दे सके उसका इफेक्टिविटी अच्छा रहता है। जितना आप लेट देंगे, साइंस के हिसाब से 7 से 10% लोगों में सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। जितना आप जल्दी देंगे इतना अच्छा है। तो आप लोगों ने सीखना चाहिए, सो दैट बहुत से लोगों की जानें इससे बच सकती है। बहुत सही कहा डॉक्टर सागर आपने। हम हमेशा देखते हैं कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हमेशा घर पे, स्विमिंग पूल के साइड में, स्कूल में, एयरपोर्ट में होता है, और तभी डॉक्टर नहीं होता है, तभी कोई लेमैन ही होता है। तो हमें सबको ये CPR सीखने की जरूरत है। डॉक्टर भक्ति, तो कब हमने CPR शुरू करना चाहिए? कैसे हमें पता चले कि इसको CPR देना है? जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, ये सिचुएशन कहीं भी कभी भी आ सकती है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गिरा हुआ है या फिर बेहोश है, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आप उसके कंधे को जोर से थपथपाकर उसे आवाज दीजिए, उसे जगाने की कोशिश करिए। अगर वो व्यक्ति जाग नहीं रहा है, उसे हम हमारी टर्मिनोलॉजी में अनरिस्पॉन्सिव कहते हैं। ऐसा अनरिस्पॉन्सिव व्यक्ति मिलने पर कॉल फॉर हेल्प करना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाने के लिए कहिए, और इमीडिएटली जल्द से जल्द उसकी कैरोटिड पल्स चेक करिए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की सांस कैसी चल रही है ये देखने की कोशिश करिए। अगर छाती ऊपर नीचे हो रही है मतलब सांस चल रही है, अगर छाती ऊपर नीचे नहीं मूव कर रही है यानी सांस नहीं चल रही है।
तो अगर आपको ऐसा लगे कि उसकी पल्स फील नहीं हो रही है और सांस नहीं ले रहा है, यही सिचुएशन है जहां आपको इमीडिएटली बिना कुछ और सोचे, बिना कुछ टाइम लिए सीपीआर करना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर सागर, सीपीआर कब शुरू करना तो हम समझ गए, अभी शुरू करने में पहला स्टेप्स क्या होगा? जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिसमें पहले हम छाती को दबाएंगे, जिसको चेस्ट कंप्रेशन बोलते हैं, और उसके बाद में मैं आपको ब्रीदिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। नाउ चेस्ट कंप्रेशन हमें कहाँ देना है, तो हमें अभी पता चला है कि हमें उसको सीपीआर देना है। तो जो चेस्ट है वो पूरा ओपन करो, और जो बीच वाला पार्ट है चेस्ट का, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, यहाँ नीचे वाला 1/3 भाग में हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है। वो अपने हाथ से देना है, हाथ का जो कील है इससे हम देंगे, जो हम एक हाथ पहले उसके चेस्ट के ऊपर रखेंगे एंड देन दूसरा हाथ उसके ऊपर रखेंगे, दोनों उंगलियां एक साथ ज्वाइंट करेंगे। जब हम देने वाले हैं तो आपका ये हाथ, आपका ये एल्बो और आपका ये शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। ये करने के बाद आप उसको नीचे प्रेस करेंगे, जिससे 1 2 3 ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। हम कितना टाइम ये करेंगे? जनरली ये 100 से 120 पर मिनट हमें ये देना है। हमें कितना उसको अंदर जाना है? यूजुअली एक 5 से 6 सेंटीमीटर हमें अंदर जाना है। जब आप हमें कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा टाइम जिसमें देना है, जो दबा हुआ उसका छाती है, थोड़ा टाइम उसको ऊपर आने को लगेगा। तो ये कंटिन्यूसली हम करेंगे, जिसके कारण उसको इफेक्टिव छाती का चेस्ट कंप्रेशन मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर ने हमें कॉम्प्रेशंस के बारे में बताया। डॉक्टर भक्ति, हमें वापस बता सकते हैं कि सही कॉम्प्रेशन टेक्निक जो है वो हम कर रहे हैं, बट सही है कि नहीं, हम कैसे जाने? तो इसमें 5 चीजें जो सर ने हाईलाइट की, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले गहराई या डेप्थ, जो कंप्रेशन हम दे रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर कम से कम और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है गति या रेट ऑफ कंप्रेशन, जिसमें हम पर मिनट 100 to 120 कंप्रेशंस दे रहे हैं, इसीलिए हम जोर से गिनती कर रहे हैं। तीसरा चेस्ट रिकॉइल, तो जब हम छाती प्रेस कर रहे हैं उसको उतने ही स्टाइल में ऊपर आने देना चाहिए ताकि हार्ट में ब्लड फिल हो सके। चौथा, हमें रुकावट नहीं आने देनी चाहिए, वी हैव टू मिनिमाइज इंटरप्शंस। और 5वीं चीज, जो हैंड पोजीशन और शोल्डर पोजीशन जो सर ने दिखाई है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम उसी फोर्स से कंप्रेशंस कर सकें। अगर हम ये चीजें ध्यान में रखते हैं तो हम में से कोई भी कभी भी इफेक्टिव सीपीआर प्रोवाइड कर सकता है। सीपीआर देना सही तरीके से देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सागर, आपने बताया कि जो इंसान है सीपीआर जिसको लगता है उसका हार्ट भी बंद हुआ है, उसका ब्रीदिंग भी बंद हुआ है, तो हार्ट के लिए हमने कॉम्प्रेशंस दिए, तो ब्रीदिंग के लिए हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले चेस्ट कंप्रेशन चालू करो, उसके बाद ब्रीदिंग की तरफ जाओ। ब्रीदिंग को रेस्क्यू ब्रेथ बोलते हैं। मैं उसका टेक्निक आपको दिखाता हूँ कि रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं। पहले रेस्क्यू ब्रेथ देने के पहले आपने 30 बार उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है पहले, और उसके बाद ही 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है। कभी कभी आपको जानकारी नहीं रहती है कि रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं, या आपको देना नहीं है, तो उसके पीछे मत पड़ो, आप चेस्ट कंप्रेशन चालू करो। बट साइंस बोलता है अगर आपने अच्छी तरह चेस्ट कंप्रेशन दिया और 2 ब्रेथ दिया तो इफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होगा और वो आदमी का सर्वाइवल चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। उस देने के टाइम उसका जो सांस पाइप है ये ओपन रहना चाहिए, तो उसको एक टेक्निक बोलते हैं जिसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट बोलते हैं, जिसमें आपका एक हाथ उसके सिर पर रखना है और दूसरा हाथ उसका जो लोअर जॉ है उससे थोड़ा टिल्ट करना है। तो इसके कारण उसका सांस पाइप ओपन हो जाएगा। वही हाथ से आप उसका नाक बंद कर दो ताकि जब हम हवा उसके मुंह में डाल रहे वो नाक से बाहर नहीं आए। तो ये बंद करने के बाद आप अपना मुंह वो आदमी के पर्सन से मुंह से ज्वाइन करें और हल्का सा ब्रेथ दे कि उसका चेस्ट ऊपर आ जाए। ये आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूं। तो आप उसको देखना है उसका छाती फूल रहा है। एक ब्रेथ देने के बाद सेम सेटिंग में आप दूसरा ब्रेथ भी दे सकते हैं। तो आपको 2 ब्रेथ देना है और छाती फूल रही है क्या नहीं देखना है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूं। तो ये चेस्ट एक्सपांशन मतलब छाती फूल रही है, ये आपको देखना है। 2 ब्रेथ देने के बाद आप फिर से चेस्ट कॉम्प्रेशन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। पहले सोचना है कि सीपीआर चाहिए कि नहीं, कॉम्प्रेशंस चालू करना है,
30 कॉम्प्रेशन देना है, फिर 2 ब्रेथ देना है, 30 कॉम्प्रेशन फिर 2 ब्रेथ। ये कब तक करना है? अभी कैसे है कि ये आपने चालू किया तो यूजुअली 2 चीजें रहते हैं, ये आपने कंटिन्यू करना है, इफेक्टिव हो रहा है तो यूजुअली जब तक आपको हेल्प नहीं आती है, कोई एम्बुलेंस सर्विसेज आ नहीं जाती है या कोई एक्सपर्ट पर्सन या डॉक्टर नहीं आ जाते, आप चालू रखो। अगर ये चालू है तो आप 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि वो उसका पल्स आया है क्या नहीं, बट आपको 2 मिनट ये कंटिन्यू करना है। इसी टाइम आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं किसी को, अगर पॉसिबल है तो 108 को फोन कर सकते हैं या आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर वो आने के बाद आप उसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा चीज है, इन बीच अगर उसका सांस लेना चालू हुआ, वो मूवमेंट करना चालू हुआ, उस टाइम आप रुक सकते हैं। तो 2 मिनट तक 30 कॉम्प्रेशंस 2 ब्रेथ्स, 30 कॉम्प्रेशंस 2 ब्रेथ्स, मतलब 5 साइकिल हमको कंटिन्यू करना है और 2 मिनट के बाद देखना है कि कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं। Yes, सही। yes. डॉक्टर भक्ति, क्या आप पूरा सीक्वेंस हमको वापस एक बार बता सकते हैं? तो अगर आपको कहीं पर कोई भी व्यक्ति गिरा हुआ या फिर बेहोश स्थिति में मिले तो सबसे पहले उस एरिया में सीन सेफ्टी चेक कर लीजिए। वो सीन उस व्यक्ति के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सेफ होना जरूरी है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स चेक करना जरूरी है। उसको कंधे पर थपथपाएं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर ये करने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर आपके साथ जो लोग हैं उनको कहिए इमरजेंसी सर्विसेज या फिर 108 कॉल करें या फिर सबसे नजदीकी एरिया से डिफिब्रिलेटर लाएं। द नेक्स्ट स्टेप जो है कि हम साथ में उसकी कैरोटिड पल्स और सांस लेने की प्रतिक्रिया चेक करें। अगर सांस लेने की प्रतिक्रिया नहीं है और कैरोटिड पल्स फील नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर बिना सोचे सीपीआर जरूर शुरू करें। इसी तरह से हाथ रखकर अपनी शोल्डर और हील पोजीशन ठीक से रखकर उसको जोर से गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशंस के बाद आप उसको 2 बार सांस देना जरूरी है, जिसके लिए आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मनूवर करके उसके नोज को दबाकर 2 ब्रेथ्स 1-1 सेकंड की उसको दीजिए, जिसके बाद आप फिर से कंप्रेशंस चालू रखिए। ये चीज आपको 2 मिनट या फिर 5 साइकिल तक करनी है, जिसके बाद फिर से उसी व्यक्ति की आपको पल्स और ब्रीदिंग रीअसेस करनी है। क्या बच्चों में भी हमें सीपीआर देना पड़ सकता है और क्या बच्चों का तकनीक यही होता है, क्या कुछ फर्क है? जी बिल्कुल, हमें बच्चों में कभी भी सीपीआर देना पड़ सकता है। हालांकि बच्चों में कॉमन ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, इसलिए रेस्क्यू ब्रेथ्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर हमारे पास 1 साल से कम उम्र का बच्चा है जो बेहोश पाया गया है, उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम कंधे की जगह उसका पैर थपथपा सकते हैं और उसको आवाज दे सकते हैं, बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो, उठो। इसी तरह उसका रिस्पॉन्स चेक करना जरूरी है। अगर ये करके उसकी कोई प्रतिक्रिया में बदल नहीं है तो फिर हम उसकी पल्स चेक कर सकते हैं। बच्चों में ब्रेकियल पल्स चेक करना जरूरी है और साथ ही में ब्रीदिंग। अगर ब्रेकियल पल्स फील नहीं हो रही और आपको ब्रीदिंग नहीं नजर आ रही है तो सीपीआर की तकनीक जो है वो थोड़ी सी अलग है। आपके एक हाथ से बच्चे का सर थोड़ा सा एक्सटेंड करिए और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों को इधर छाती पर रखकर उसको सीपीआर शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये याद रखिए कि बच्चों में कंप्रेशंस हम 15 बार देते हैं। रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन 15:2, 15:2 है, जबकि अडल्ट्स में 30:2 है। जब हम 1 साल से कम उम्र बच्चों में रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं तो उनका नोज और माउथ दोनों कवर करना जरूरी है। तो दोनों कवर कीजिए, 2 ब्रेथ्स दीजिए और फिर कंप्रेशंस रिज्यूम करिए। 2 मिनट या 10 साइकिल तक ये चालू रहेगा और उसके बाद आप फिर से उनकी ब्रीदिंग और पल्स को रीअसेस करिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो फिर उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सीपीआर टेक्निक यूज करें। कुछ बच्चों में हम एक हाथ से सीपीआर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं राइट हैंड से अगर यहाँ सीपीआर करूं तो मेरा लेफ्ट हैंड उसको यहाँ सपोर्ट कर रहा है या फिर मेरे पीठ के पीछे मैंने उसको रखा हुआ है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैं उसी गहराई से उसी रेट से सीपीआर करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद
फिर से 2 ब्रेथ्स देना जरूरी है। यही साइकिल कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर सागर और डॉक्टर भक्ति, आप लोगों ने एईडी का जिक्र किया आपके डेमोन्स्ट्रेशन में। ये एईडी क्या होता है? हमने देखा है कि एईडी एयरपोर्ट पे होता है, स्विमिंग पूल पे होता है, लेकिन आम जनता को ये मालूम नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो क्या होता है एईडी? एईडी को ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। अभी ये एक मशीन है, वो जो बहुत इजी टेक्निक की मशीन है। इस मशीन में हार्ट का जो रिदम है वो रिदम जांचता है, वो खुद जांचता है और जरूरत पड़ने पे वो खुद शॉक देता है। ये इजी टेक्निक है, इजी अवेलेबल है। अगर आपने टाइम पे यूज किया तो ये लाइफ सेविंग बनती है। कॉम्प्रेशंस के साथ साथ कोई लोगों को शायद शॉक देने की भी जरूरत होती है। तो डॉक्टर भक्ति, आप बता सकते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल करना है? इस इंस्ट्रूमेंट को हम एईडी या फिर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं। सही इस्तेमाल करने पर यह किसी की जान भी बचा सकता है। इसे इस्तेमाल करना सिर्फ कोई डॉक्टर या नर्स नहीं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली एईडी में 2 ही बटन होते हैं। ये पहला बटन जिससे हम एईडी को ऑन कर सकते हैं, ये खुद आपको वॉइस प्रॉम्प्ट्स देगा ऑन होने पर। दूसरा बटन अगर हुआ तो वो रिदम एनालिसिस के लिए होता है। अगर हम एईडी को ऐसे पेशेंट के साइड में रख दें और उसी के साथ ये पैड्स हम अटैच करें इस तरह, इन पैड्स पर लिखा है कि यह कहाँ जाने चाहिए। एक पैड जाएगा छाती की दाईं ओर पर और दूसरा पैड जाएगा छाती की बाईं ओर पर। इन पैड्स को अटैच करने के बाद एईडी खुद हार्ट की रिदम एनालाइज करता है। एनालाइज करने पर एईडी खुद हमें प्रॉम्प्ट देता है कि इस रिदम को शॉक करना या झटका देना ज़रूरी है या नहीं। अगर वॉइस प्रॉम्प्ट के हिसाब से शॉक देना ज़रूरी है तो फिर विक्टिम से दूर आकर शॉक का बटन दबा दिए। अगर वो दबाने पर शॉक डिलीवर होता है, इसके बाद सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसी तरह फिर कंप्रेशंस चालू रखिए। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू यूज़ द एईडी और ये हम में से कोई भी कर सकता है। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाया कि सीपीआर कैसे देना है, कब देना है और क्यों जरूरी है। क्या आप आम जनता के लिए मैसेज देना चाहेंगे? सीपीआर ये बहुत ही आसान तरीका है और अगर आपने टाइम ले लिया तो हजारों या लाखों लोगों का जान इससे बच सकता है और कोई भी पर्सन ये दे सकता है। थैंक यू। डॉक्टर भक्ति? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम स्विमिंग, ड्राइविंग ऐसी लाइफ स्किल सीखते हैं, उसी तरह ये लाइफ सेविंग तकनीक सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत किसी को कहीं पर भी पड़ सकती है। याद रखिए, हिचकिचाइए मत। आपके हाथ किसी का दिल फिर से धड़का सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। बहुत ही वेल सेड डॉक्टर भक्ति। मैं पुणे ब्रांच ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने ये पॉडकास्ट का आज आयोजन किया और सीपीआर जैसे इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में जानने का हमें मौका दिया। और मुझे मालूम है कि आप सब लोग और कुछ जानने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो हम एक QR कोड आपके साथ शेयर करेंगे और एक लिंक भी शेयर करेंगे जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसके वीडियो देख सकते हैं और एक सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं जिससे आप एक ट्रेंड सीपीआर ले पर्सन बन सकते हैं। धन्यवाद।